हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं तनसुख पालीवाल और आज फिर आप लोगों के सामने एक नए एपिसोड के साथ में जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, कई तरह के कानूनी पहलू को इस टेस्ट सीरीज के आयाम से समझने की कोशिश करें। पहला टेस्ट हम लोगों ने कल सॉल्व किया था। उस सॉल्यूशन में से जो टॉप 10 रैंकर्स थे उनकी लिस्ट आपने आपकी स्क्रीन पर मैंने आपको दिखाई दी। मैं एक बार उन सभी रैंकर्स के नाम जरूर यहां पर लेना चाहूंगा ताकि जो उत्साह जो जुनून उन्होंने यहां पर दिखाया, मैं चाहता हूं कि वही उत्साह क्या हो, आप सभी कैंडिडेट्स भी क्या करें, अपने अंदर उस जज्बात को, उस जुनून को लेकर चले। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, टॉप 10 रैंकर्स की लिस्ट में से सबसे पहले टॉप पर है एडवोकेट संध्या जी राजस्थान के अजमेर से, पूजा जी दिल्ली से, गिन्नी जैन जी राजस्थान के जयपुर से, काजल जी बीकानेर से हैं, राजस्थान से वो भी बिलोंग करते हैं, सिद्धार्थ पांडे छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। भैया सारे राज्यों से एक मिला जुला रेस्पॉन्स आ रहा है और यही तो मजेदार चीज होती है। हाँ जी, उसके बाद अंबे सोनी जी राजस्थान सीकर, गिरिराज दादिश जी राजस्थान जयपुर, ऋषि जी राजस्थान जयपुर से, काजल गोयल हरियाणा रोहतक से और संजू शर्मा जी हरियाणा रेवाड़ी से। अब यहाँ पर कई कैंडिडेट्स ऐसे जो सिमिलर रैंक पर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं शुरुआत के 3 कैंडिडेट संध्या जी, पूजा जी, जिन्नी जैन जी, इन तीनों ने टॉप फर्स्ट रैंक सिक्योर की है। तो यहाँ पर टॉप 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट आपके सामने मैंने इलस्ट्रेट की है। देखिए, हमें फॉलो करना चाहिए किन लोगों को, जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी नजर में उन लोगों को भी रखना चाहिए जो कहीं कहीं वर्तमान दौर में टॉप पर चल रहे हैं। तो ये लिस्ट यहां पर जाहिर करने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आपकी नजर भी इस चीज के प्रति रहनी चाहिए कि भैया कंपटीशन बहुत है। इस कंपटीशन के अंदर अगर आपको वो चीज हासिल करनी है जो दूसरे लोगों को नहीं मिल पाई है, तो मान के चलिए आपको वो करना होगा जो दूसरों ने कहीं कहीं या तो अभी तक किया नहीं है या उस स्मार्ट तरीके से नहीं किया है जिसको आप अंजाम दे सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के हमारे टेस्ट सीरीज टेस्ट 2 का। देखिए, 10 दिनों तक की टेस्ट सीरीज चलेगी। एक इंफॉर्मेशन है जो वापस आपको दे देता हूं मैं, 21 से स्टार्ट हो चुकी है, 30 अप्रैल तक चलेगी। डेली सुबह 9 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। उत्कर्ष ऐप के अंदर जाना है आपको, आरजेएस फोल्डर है वहां पर सीरियल नंबर 14 पर कोरोना टेस्ट सीरीज के नाम से एक फोल्डर मिलेगा जहां पे आप टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। सुबह 9 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा और शाम को 7 बजे टेस्ट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है अपने टाइमिंग का भी, किस समय आपको ये पर्टिकुलर टाइम टेस्ट है जो अटेंड करना है। ओके, तो बिना देरी के अब हमें चलना चाहिए कहां पर, हमारे उस पार्ट पर जिसका इंतजार हम कर रहे हैं। आज का टेस्ट काफी कैंडिडेट अटेंड भी किया है, तो लीजिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। वन बाय वन इनको समझेंगे भी और वही पुराना तरीका, सिर्फ और सिर्फ सवाल को पढ़ के आगे नहीं बढ़ना, उसके अंदर की बातों को भी जानने की क्या करनी है, हमें कोशिश यहां पर करनी है। सबसे पहला सवाल है इंजरी, क्षति। ये जो शब्द आ रखा है, इस शब्द को भारतीय दंड संहिता के अंदर कहां एक्सप्लेन किया गया है, तो इसका जवाब रहेगा 44। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंजरी कहां पर एक्सप्लेन की हुई, सीधा सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा, इंजरी कितने तरह की हो सकती है, तो भैया इंजरी बेसिकली 4 तरह की हो सकती है। इंजरी बॉडी की हो सकती है, इंजरी रेपुटेशन ख्याति की हो सकती है, प्रॉपर्टी संपत्ति की हो सकती है, और माइंड की इंजरी होती है। अब माइंड की इंजरी क्या होती है, अगर आपको कोई मेंटली टॉर्चर करता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक अभिद्रांस। यहां पर देखिए, आपको लिंकिंग मेथड से क्या कनेक्ट करना है, जब भी आप सेक्शन 44 को पढ़ो, आपके मस्तिष्क के अंदर इस तरह की 4 ब्रांचें, 4 रेखाएं जानी चाहिए, लाइंस बननी चाहिए, जो कहां जाएगी, उस संबंधित अपराध पर जाएगी जो कि उससे जुड़ा हुआ है। अगर सवाल आता है बॉडी के संबंध में इंजरी, तो आपका निशाना लगना चाहिए कहां पर, चैप्टर 16 पर। प्रॉपर्टी के संबंध में इंजरी, आपका निशाना 17 पर लगना चाहिए। उसी तरीके से रेपुटेशन की बात आए तो आपके मस्तिष्क में 499 जो आपका चैप्टर है, यानी कि डिफेमेशन, मानहानि वाला, और एक माइंड की इंजरी, तो आपके मस्तिष्क में क्या आना चाहिए, 503 का सेक्शन, जिसको 506 में पनिश किया गया। तो मेरा सिर्फ ये चाहता हूं मैं कि जब भी कोई शब्द आए तो उसको हिट करता हुआ, उसको सीधा क्लिक करता हुआ, कम से कम एक ऑफेंस तो आपके मस्तिष्क में रहना ही चाहिए। ओके, और एक बात मैं और बताना चाहूंगा यहां पर, और वो ये है, गलत तरीका है वो, और ऐसा सिखाने वालों का अप्रोच क्या, कि पहले आप डेफिनेशन पढ़ो, गलत तरीका है। अब सही तरीका क्या होता है, इसको जरूर कभी मौका मिला तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, वरना रेगुलर बैच में तो इससे कई बातें हैं शेयर होती हैं, डिस्कस होती हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। यहां पर जो सारे आंसर है वो बिल्कुल इसके अंदर कवर्ड होंगे। चलिए अगला सवाल है, आईपीसी की धारा 21 के अनुसार लोक सेवक कौन होता है? पब्लिक सर्वेंट। देखो पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिसर, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे कई सारे शब्द जो एक दूसरे के सिनोमिना है, मतलब सिमिलर है। अब यहां पर हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा पब्लिक सर्वेंट नहीं है। मैंने आपको कल भी कहा था, आज वापस कहता हूं, भैया इस नोटोरियस शब्द से सावधानी बरत के चलना है ना। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी के अंदर हम काम कर लेते हैं और घर आके पता चलता है ओ शिट, क्या हो गया कि ये सवाल तो मुझे आ रहा था, मैंने थोड़ा सा ये नोट को अंदर नजरअंदाज कर दिया, इसको नहीं देखा, इसलिए मैं इसको गलत करके आ गया। तो ये आपको क्या करना है, थोड़ा विशेष के ध्यान रखना है। ये सवाल पूछा इनमें से कौन सा पब्लिक सर्वेंट नहीं है। तो बेसिकली जो सेक्शन 21 है ना, सेक्शन 21 के अंदर 12 कैटेगरी दे रखी हैं, 12 कैटेगरी, जिसमें से सबसे पहली वाली कैटेगरी डिलीट हो रखी है। बाकी जो 2 से लगाकर 12 तक की कैटेगरी है, उसमें सबसे पावरफुल कैटेगरी है कौन सी? 1 से लगाकर 12। अब यहां पर एक तो आपका क्या हो चुका है, एक जो है वो तो हो चुका है डिलीट। पीछे कौन सा बचा? 2 से लगाकर 12 तक। इस 2 से लगाकर 12 तक में ये जो 12th वाली कैटेगरी है बॉस, ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंक्लूसिव टर्म लिखा हुआ है। तो आपको विशेषकर यहां पर अगर आप अच्छे से फोकस करोगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगी। खैर, तो देखिए, तो जब आप पब्लिक सर्वेंट पढ़ते हो, एक और बात काम की सुन लीजिए। देखो जब मौका मिलता है, जब कोई चीज आती है तो पता नहीं क्यों मैं कहने से खुद को रोक नहीं पाता। पब्लिक सर्वेंट जब आप सेक्शन 21 पढ़ते हो तो साथ ही साथ आपके मस्तिष्क में 2 ब्रांच खुलनी चाहिए। 2 ब्रांच, लिंकिंग मेथड का एक मॉडिफाइड वर्जन आपको बता रहा हूं। 2 ब्रांच खुलनी चाहिए, एक बाय वाली और एक अगेंस्ट वाली। एक बाय और एक अगेंस्ट वाली। क्या होती है ये? ऐसे अपराध जो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए जाते हैं, बाय जिसके अगेंस्ट किए जाते हैं, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट किए जाते हैं, वहां पर अगेन। तो आपको सेक्शन 21 पढ़ते से हमें से इस तरीके से एक डायग्राम क्रिएट करना है जो क्या करे, आपके उन अपराधों को भी वहां पर कवर कर सके। चलिए तो इस सवाल पे आते हैं। यहां पर सवाल कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं होगा? पहला ऑप्शन है यहां पर एवरी कमिश्नर ऑफिसर इन मिलिट्री नेवल। या ये तो दूसरी कैटेगरी जब पढ़ते हैं सेक्शन 21 की, तो उसमें आते ही लिखा हुआ है मिलिट्री नेवल एयर का कोई भी ऑफिसर है वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। तो पहला तो जवाब यस है इसका, ये तो आएगा ही। लेकिन हमें जानना है कौन सा नहीं है। दूसरा, आर्बिट्रेटर जो मध्यस्थ होता है, क्या वो आएगा? बिल्कुल वो भी आएगा। तीसरा, वो होल्ड एनी ऑफिस बाय विर्च्यू ऑफ हिज विच इज एम्पावर्ड टू टेक प्लेस ऑफ कीप इन कन्फाइनमेंट, किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर सके? कन्फाइनमेंट में रख सके, कारावास में रख सके। तो बिल्कुल तीसरा ऑप्शन भी आएगा। अब हालांकि 3 ऑप्शन को हमें पता चल गया तो चौथा तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन है ही। कई बार एग्जाम में ये भी होता है, 4 में से 3 के बारे में आपको सटीक जानकारी है तो चौथा हो तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? हमारा आंसर होगा वहां पर। खैर, तो जो एडवोकेट है, जो कि हम सब लोग हैं कहीं न कहीं, तो जो एडवोकेट भाई साहब है वो पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। ओके, जो कोर्ट के सामने प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बता दूं मैं, जो एडवोकेट कोर्ट के सामने प्रैक्टिस करता है उसको कोर्ट ऑफिसर की लैंग्वेज में कन्वर्ट, इसको कवर्ड कर रखा है, उसमें उसको शामिल कर रखा है। खैर, यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर 24 आईपीसी के तहत बेईमानी, डिसऑनेस्टली, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो 23, 24 और उससे जुड़े हुए 3 और सेक्शन ऐसे हैं जो बेसिकली मेंस रिया, जो अपराध करने की गलत चीज होती है उसको क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। उनके बारे में वहां पर क्या कर रखा है? प्रावधान कर रखा है। अब ये जो शब्द है, पहले सवाल पे आने से पहले मैंने आपको पहले ही कहा था, ये जो टेस्ट सीरीज में करा रहा हूं इसका उद्देश्य सिर्फ आपको 25 सवाल तैयार करवाना नहीं है। इस 25 क्वेश्चन के माध्यम से कैसे कम से कम 100 क्वेश्चन तैयार हो सके वो तरीका आपको बताना है। ये मेन मोटो है, ये मेन ऑब्जेक्ट है उत्कृष्ट लॉ क्लासेस का भी और आपके इस भाई तनसुख पालीवाल का भी। ठीक है, देखिए तो बेईमानी और डिसऑनेस्टली, तो यहां पर क्या होगा? ये दोनों शब्द आपको जहां जहां जिस जिस ऑफेंस में मिलेंगे, मान के चलिएगा भैया वहां पे क्या मेंस रिया तो होती ही होती हैं। मेंस रिया मतलब ऐसे अपराध जो गलत इरादा है तो ही पनिशेबल होंगे, अगर गलत इरादा नहीं है तो पनिशेबल नहीं होते हैं। ठीक है, डिसऑनेस्टली यहां पर जो एक्सप्लेन कर रखी है उसमें क्या कहना चाह रहा है सेक्शन 24 के माध्यम से
कि डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है, इसका सही आंसर रहेगा थर्ड, रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। किसी एक व्यक्ति को क्या पहुंचाया जाएगा, सदोष लाभ पहुंचाया जाएगा और दूसरे व्यक्ति को क्या पहुंचाई जाएगी, सदोष हानि। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, एग्जाम में जो थर्ड ऑप्शन है ये दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक जगह आपको और दे रखा होगा और दूसरी जगह आपको एंड दे रखा होगा, तो वहां पर कभी भी गड़बड़ी मत करना। या फिर मान लीजिए ये ऑप्शन दे रखा, नीचे दे रखा नन ऑफ द अबव, अब आपने सीधी नजर आपकी वहां पर पड़ी, आपने कहा अरे हाँ ये तो मैंने पढ़ रखा है, सीधा उसको टिक करके आ जाओगे। गड़बड़ी नहीं, ये जो और एंड वाला, ये जो और एंड वाला फंडा है ना, बड़ा बड़ा ही क्लियर करके चलना माइंड के अंदर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, और लिखा हुआ है, यानी कि दोनों में से कोई भी एक चीज होगी तो ऐसा माना जा सकता है कि वो बेईमानी से की गई है, डिसऑनेस्टली की गई है। ओके, थर्ड इसका आंसर रहेगा। अगले आगे बढ़ते हैं। यहां पर जंगम संपत्ति में शामिल नहीं है जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी, मूवेबल मतलब जो आसानी से मूव की जा सके, उन प्रॉपर्टी में कौन सी चीज शामिल नहीं है, यहां पर जानना चाह रहा है, नॉट इंक्लूडेड। तो नॉट फिर से आ गया है, लैंड, लैंड हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, स्थावर संपत्ति होती है। न केवल लैंड बल्कि थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टन। देखो ये फास्टन का मतलब होता है जोड़ना, अनफास्टन का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। तो इंग्लिश वोकेबुलरी पर भी अच्छा फोकस, ध्यान रखना। अंग्रेजी और हिंदी की जो ग्रामर होती है वो आपके आरजेएस के एग्जाम में और जहां जहां पर भी ग्रामर का पोर्शन होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, हमेशा इस चीज को माइंड में लेके चलिएगा। तो परमानेंटली फास्टन बेसिकली क्या है, सेक्शन 22 जहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रखा है, वहां पर इन तीनों चीजों को स्पेसिफिकली क्या कर रखा है, एक्सक्लूड कर रखा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। चलिए अगला सवाल, आईपीसी के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का वही अर्थ होगा जो आईटी एक्ट 2000 के निम्न सेक्शन में। अब ये सवाल पूछा गया है, सेक्शन 29 ए हमारा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संबंध में, तो वहां पर 29 ए के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड समझा रखे हैं वहां पर कोई अलग परिभाषा नहीं दे रखी है। 29 ए किसका, आईपीसी का, आईपीसी इंडियन पिनल कोड का 29 ए की बात कर रहा हूं मैं। वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की परिभाषा है वहां पर कोई अलग से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है, वहां पर सीधा किया गया है, रेफर किया गया है, रेफरेंस किया गया है कि इसमें वही होगा जो आपको कहां समझा रखा है, 2(1)T, वहां के सेक्शन 2 क्लॉज 1 और टी में जो हमारा आईटी एक्ट आया था उसके माध्यम से ये सेक्शन इंसर्ट किए गए थे 2000 से। आईटी एक्ट 2000 से पहले किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज ना तो आईपीसी में था, ना सीआरपीसी में था और ना ही एविडेंस में था। क्रिमिनल लॉ का नियम है, आप याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कौन से केस के अंदर न्यायालय ने सामान्य आशय और समान आशय, कॉमन इंटेंशन और कॉमन उद्देश्य, यहां पर हो सकता है इसकी हिंदी थोड़ी सी मुझे उचित नहीं लग रही है, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में जो डिफरेंशिएट किया था वो निम्न में से कौन से केस में किया था। तो यहां पर ये चीज आ रखी थी, महबूब शाह वर्सेस एम्परर, 1945 का केस है। छोटी सी कहानी सुन लीजिए। हुआ ये था कि यहां पर कुछ लोग हैं जो नदी के साइड में जो पेड़ों की शाखाएं आ जाती ना, उनको काटने के लिए जा रहे थे। वहां पर वो पहुंचे तो ये महबूब शाह और इनके जो फादर थे वो वहां पर इनको टोकने आए। उन्होंने कहा कि ये हमारा एरिया, यहाँ से आप लकड़ी नहीं काटोगे, ये जो नदी की और नदी के ऊपर आने वाला जो पेड़ों की शाखा है इनको आप नहीं काटोगे, ये लकड़ियां हमारी है। फिर भी उन्होंने उनको नजरअंदाज किया, जाके काट के लेके आ गए। फिर वहां पर दो लोग पहुंचे, उन्होंने उनके सामने हाथापाई करने का प्रयास किया तो वापस सामने वाले ने अटैक किया। किन्होंने अटैक किया, जो नाव लेके गए थे। जब उन्होंने अटैक किया तो उन्होंने आवाज दी बचाओ बचाओ, तो वहां पर महबूब शाह और एक और शख्स आया था और उन दोनों के हाथ में पिस्टल थी। उन्होंने इमीडिएटली दोनों ने एक एक को फायर कर दिया। तब इस केस में हुआ था कि ये जो बचाओ बचाओ चिल्लाने वाले थे, इनको क्या उसी तरह का कल्प्रिट अपराधी मानेंगे जैसा महबूब शाह है या नहीं है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, इस तरीके से 1945 के अंदर समझा रखा था। आप सब लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तहत ये एम्परर यानी कि पहले वाले जो मामले थे वो वहां का सम्राट सुना करता था, इसलिए यहां पर सही महबूब शाह। हालांकि वीरेंद्र कुमार घोष का केस भी इसी तरह से जुड़ा हुआ है, कृपाल सिंह का केस भी इसी तरह से जुड़ा हुआ है। किससे, सेक्शन 34 से कनेक्टेड है। डॉक्ट्रिन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी किससे आता है, वीरेंद्र कुमार घोष से आता है। एग्जाम में होता पता है क्या है, एग्जाम के अंदर आपको चारों केसेस ऐसे देते हैं जो कहीं की थोड़े से मैचिंग होते हैं। क्या होते हैं, थोड़े से मैचिंग होते हैं, तो वहां पर अलग अप्रोच अपनानी पड़ेगी। केस लॉ की कहानी का एक सीरीज चलाया था मैंने और वो सीरीज वापस स्टार्ट भी करूंगा, रिज्यूम भी करूंगा। आप उस केस लोग कहानी के सारे एपिसोड, अगर आप लोग न्यूज सब्सक्राइबर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके देखिएगा। अगर केस की कहानी समझ में आ जाती है
केस का नाम याद रहेगा ही रहेगा। मूवी देख ली और एक्टर का नाम याद नहीं रहे, ऐसा होता नहीं है। जो ह्यूमन बीइंग की वही पावर है, उसी को इस्तेमाल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ए ने क्या किया, इंटेंशनली जेड की डेथ कर दी। कैसे की? भोजन देने का अवैध रूप से लोभ किया। पहले तो उसको भोजन नहीं दिया, नंबर 1 उसका देने का ड्यूटी था, और दूसरा जेड को पीट कर। यहां पर दो काम किए जा रहे हैं, पहला तो उसको भोजन नहीं देना, और दूसरा क्या है, उसको पीटना। तो भोजन नहीं देना तो क्या आ गया यहां पर, ओमिट करना, लोभ करना, और पीटना, पीटना क्या आ गया यहां पर, एक्ट। तो ओमिट प्लस एक्ट, दो चीजें मिलकर क्या बना रही है यहां पर, अपराध बना रही है। ये कहां दे रखा है, ये आपको सेक्शन 36 में दे रखा है। क्या मतलब, आधा काम तो आपने एक्ट से किया और आधा काम आपने ओमिशन से किया, तो वहां दोनों चीजें मिलकर क्या बना लेती हैं, एक्ट और ओमिशन से मिलकर वहां पर अपराध बन सकता है। सेक्शन 36 में दे रखा है इस प्रावधान को। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 36। वहीं पर 34, 38, 37 की रिलेवेंसी भी हमारी जानकारी के अंदर होनी चाहिए। क्या लिंक है, एक बंच बनता है, एक पूरा एक बंच बनेगा जिसके अंदर क्या होगा कि न केवल 36 बल्कि 33, 34, 35, 36, 37, 38, इन 6 के 6 सेक्शन का पूरा एक ब्रीफ केस बनाया जाएगा और फिर इसको समझा जा सकता है। तो थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाइएगा इस चीज पर कि किस तरीके से आप वो काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आईपीसी की धारा 34 के अंदर आम इरादे के आधार पर देयता प्रदान की गई है। ओके, कॉमन इंटेंशन के आधार पर जो भी है लाइबिलिटी के बारे में प्रावधान किए हुए हैं। अब आपको 4 सेंटेंस दे रखे हैं, 4 सेंटेंस को पढ़ना और बताना है कि कौन सा सेंटेंस उससे ठीक सटीक कनेक्ट होता है। निम्न स्थितियों पर विचार करना है। पहला, हथियार का इस्तेमाल एक के घर में पाया गया। जो हथियार एक्चुअली इस्तेमाल किया गया था, जो वेपन यूज किया गया था, वो एक के घर पे मिला है। ठीक है, ओके। तो यहां पर किसी के घर पे मिलना, ये तो कोई कॉमन इंटेंशन वाली बात प्रूफ होगी नहीं। आगे, ए हैज प्रोक्योर्ड वेपन ऑफ ऑफेंस वॉलंटरी टू हिज क्रिमिनल गैंग। ए ने क्या करवाए, उपलब्ध करवाए, हथियार उपलब्ध कराए अपनी क्रिमिनल गैंग को, वो भी स्वेच्छा से, अपनी वॉलंटरी से, इच्छा से करवाए। तो यहां पर ये मामला तो डाउटफुल लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। ए वॉज कंपेल अंडर थ्रेट, ए को धमकी से, डरा धमका के कोई काम करवाया गया। तो ये हम जनरल एक्सेप्शन जब पढ़ेंगे तो वहां पर दे रखा है कि डरा धमका के कोई चीज करवाई जाती है तो वो इसमें कवर्ड नहीं होती है। वेपन वॉज सप्लाइड ऑन रिसिप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ वेपन, मतलब उसने हथियार बेचे, हथियार की वैल्यू रिसीव की और उनको हथियार दे दिए। तो यहां पर भी क्रिमिनल इंटेंशन शामिल साबित नहीं होता है। तो यहां पर आंसर क्या आ रहा है, ओनली बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 3, ऑप्शन 3, ओनली बी वाला ऑप्शन क्या रहेगा यहां पर, कॉमन इंटेंशन का सेक्शन 34 का करेक्ट एग्जाम्पल है। ओके, अगला सवाल यहां पर देखेंगे हम कि नेक्स्ट वाला पॉइंट है 9 के अंदर कि कौन से मामलों में आईपीसी के तहत निम्न में से कौन सी एक प्रकार की सजा नहीं है। अब देखो, कल एक सबसे पहला सवाल इसी तरीके का था जिसमें पूछा था कितने तरह की पनिशमेंट दे रखी है। वहां पे मैंने एलोबरेट कर दिया था कि कहा क्यों हम 6 आंसर दे रहे हैं या कौन सी सिचुएशन में 5 आंसर दिया जा सकता है। तो वहां पर एक सजा को हटा दिया गया है 1949 के अंदर। कौन सी सजा है वो, ट्रांसपोर्टेशन को हटा दिया गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है 53 को तो हटाया है, लेकिन अभी भी एक जगह ट्रांसपोर्टेशन शब्द यूज होता है। और कहाँ होता है वो शब्द आपके इस्तेमाल होता है 53A के अंदर। जो हमारा सेक्शन है कौन सा, 53A, वहां पर इस शब्द को अभी भी इस्तेमाल किया गया कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट। ठीक है, तो 53 के अंदर भले इसको हटा दिया गया लेकिन आपको 53A को याद रखना है। 53A इसलिए दे रखा है कि कुछ स्पेशल एक्ट में अभी भी ट्रांसपोर्टेशन शब्द यूज हो रहा है, तो वहां पर उसका आप क्या मतलब निकालोगे, लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा, सेक्शन 2। चलिए, सॉरी, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। यहां पर केवल जुर्माने, ओनली फाइन के साथ जो ऑफेंस पनिशेबल होते हैं, विद फाइन ओनली। तो वहां पर क्या होगा, देन द इम्प्रिजनमेंट विच कोर्ट में पास इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। मतलब अगर आप जुर्माने के दौरान सिर्फ जुर्माना लगा सकते हो, उसमें कोई कारावास नहीं दे सकते। ऐसे केस में अगर आपने फाइन का पेमेंट नहीं किया है तो क्या दी जा सकती है, आपको सजा दी जा सकती है। कहाँ लिखा हुआ ये लिखा हुआ है हमारे आईपीसी के सेक्शन 67 से। अब मजेदार बात सुन लीजिए, लिंकिंग मेथड ये कहता है कि 63 से लेकर 70 का पूरा बंच बनना चाहिए। आप एक डायग्राम के माध्यम से अगर 63 और 70 का पूरा एलोबरेट कर सकते हो तो मजा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फाइन से जुड़ा हुआ आईपीसी का सारा मसाला बेसिकली 63 से 70 के अंदर आ जाएगा। वहां पर एक सेक्शन है 67 जिसने कहा हुआ है कि
उसमें बेसिकली स्लैब दे रखी है कि अगर डिफॉल्ट करोगे तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तो वहां पर ध्यान रखना। अगर सिर्फ फाइन वाला मामला है तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है और कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपको सीआरपीसी के 30 को भी याद रखना है। और कल मैंने आपको बताया था 421 से 424 वो भी क्या होंगे, फाइन से डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्शन जुड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 आईपीसी के तहत निर्धारित एकांत पर जो सॉलिटरी कंफाइनमेंट की पनिशमेंट है वो उसकी अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है। अब मजेदार बात सुनिए ऑप्शन पढ़ने से पहले, ये जो लिमिटेशन है ना सीमा, अब ये 73 के अंदर भी दे रखी है और यही चीज आपको कहां दे रखी है, 74 में भी दे रखी है। दोनों के अंदर लिमिटेशन आ रखा है। अब दोनों में कौन सा लिमिटेशन है, ओके तो ये आपको पता होना चाहिए कि 74 में एग्जीक्यूशन, सजा को एग्जीक्यूट कराते समय जो लिमिटेशन है 7 दिन और 14 दिन उसका प्रावधान दे रखा है। जबकि यहाँ पर जनरल सजा देते समय देखो दो स्टेज होती है, एक सजा सुनाना, सजा देना, जजमेंट में सजा कितनी होगी वो लिखना, और एक होता है सजा को एग्जीक्यूट कराना, निष्पादित करना। दोनों अलग अलग चीजें हैं। 73 के अंदर दे रखा है कि मैक्सिमम कितना होगा, 3 महीने की सजा होनी चाहिए। इससे ज्यादा सॉलिटरी कंफाइनमेंट आप नहीं दे सकते किसी भी सूरत के अंदर। अब 3 महीने कहीं ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से सुनना। अगर ये प्रावधान हो वहां पर क्या चीज कि आईपीसी के अंदर मान लो कोई ऑफेंस है जिसमें 6 महीने की आरआई दे रखी है, 6 महीने की रिगरस इंप्रिजनमेंट दे रखी है, अब बताइए एकांत परिरोध कितना हो सकता है, तब एकांत परिरोध कितना हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए बेसिकली मैक्सिमम में तो ये पॉइंट आ जाएगा, लेकिन वहां पर भी स्लैब है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है वहां पर। तो उन चीजों को हमें समझना है। अगर अप टू 6 मंथ है तो मैक्सिमम आरआई कितनी होती है, सिर्फ 1 महीने होती है। तो आपको सिर्फ 3 महीना नहीं, आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 7 दिन, 14 दिन, 5 लिमिटेशन आपको स्पेसिफिकली सेक्शन 73 74 में याद कर ली, तो भैया वहां से लिमिटेशन का सवाल आपसे कोई गलत नहीं करवा सकता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन डॉक्यूमेंट की परिभाषा में शामिल होगा। डॉक्यूमेंट की परिभाषा कहां मेंशन कर रखी है, सेक्शन 29 आईपीसी के अंदर मेंशन कर रखी है। वहां पर मैप्स भी आता है, फिगर भी मेड और वॉल आता है, और राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन, कोई भी निर्देश या अनुदेश है, अंक या चिन्ह है या मात्र चित्र रेखांक है, वो सारे के सारे इसके अंदर क्या होंगे, कवर्ड होते हैं। ठीक है, वो भी क्या आ जाएंगे डॉक्यूमेंट। तो आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। बट मजा तो ना आएगा इसको सीधा सीधा सवाल सॉल्व किया तो, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट ये है कि जब आप आईपीसी का सेक्शन 29 पढ़ते हो, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूं। जब आप आईपीसी का सेक्शन 29 पढ़ते हो तो वहां पर दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक ब्रांच इसके संबंध के सारे ऑफेंस को इकट्ठा कर लो, दूसरी ब्रांच इसके संबंध में जो एविडेंस के नियम है उनको अच्छे से याद कर लो। जब आप आईपीसी के अंदर 29 का सेक्शन पढ़ोगे तो वहां पर भी ये दे रखा है कि जिनको एविडेंस के रूप में पेश किया जा सके कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो कनेक्शन है। जब बेरेट खुद कह रहा है कि मैं यहाँ पर कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा हूं, तो हम क्यों नहीं कर रहे, करने की आवश्यकता है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर इस तरीके से लिंक किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 है, गलत को चिन्हित करना। देखिए सवाल की हेडिंग में दे रखा है आपको जो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, उसको सेलेक्ट करना है। अवैध ये एक शब्द है जिसको कहां परिभाषित कर रखा है, सेक्शन 43 के अंदर परिभाषित कर रखा है, इलीगल। इलीगल में कौन सी चीज नहीं आएगी, ध्यान रखना, हमें इनकरेक्ट का चुनाव करना है। तो इलीगल का मतलब होता है ऑफेंस, यस बिल्कुल सही बात है। इलीगल का मतलब होता है लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड, प्रतिषिध, यस। इलीगल का मतलब होता है कि क्रिमिनल एक्शन के लिए ग्राउंड बनेगा, नहीं, ये आंसर इसका गलत है। फर्निश ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, यस, तीनों ऑप्शन सही है, तो गलत आंसर थर्ड है। तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर गलत का चुनाव करना है। तो थर्ड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मैं वापस कह रहा हूं, कहां पर गलत पूछता है, कहां पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछता है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, इलीगल शब्द कौन कौन से आईपीसी के अपराधों में आ रखा है, उन सबको इकट्ठा करके एक साथ पढ़ो, ऐसी अप्रोच बनाओ, तब तो आएगा मजा। ओके चलिए नेक्स्ट है हमारा, दंड अवधियों की भिन्नों की गणना करते हुए आजीवन कारावास की सजा कितने के बराबर होती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट को बेसिकली क्या है कि एक मिथ चला हुआ है कि एलआई का मतलब होता है 20 साल। ये गलत भ्रांति है, ये ध्यान रखना। फैलाने वाले भी भ्रांति फैला रहे हैं और सुनने वाले भी अपने मस्तिष्क में भ्रांति को जन्म दे रहे हैं। क्या है बेसिकली, जहां पर फ्रैक्शन आपको अंश आंशिक यूज करना है ना, कहीं पर जैसे लिखा हुआ है 1/2, आप 511 पढ़ोगे तो चोरी की परिभाषा, मतलब वहां पर लिखा हुआ है कि कोई ऐसा अपराध जिसके प्रयास किया जाता है, अटेम्प्ट किया जाता है, तो उसकी सजा कितनी होगी,
उस अपराध की आदि। अब उस अपराध की आदि है तो मान लीजिए उस अपराध की सजा अगर LI है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, तो आदि कितना करोगे? अब ये थोड़ा पता चलेगा कोई इंसान कितना जीने वाला है ना? सतयुग तो है नहीं कि फटाक से देख के बता दो, द्वापर युग तो है नहीं कि घर बैठे बैठे कोई आपको, क्या नाम था उसका, संजय, जो आपको महाभारत का पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखा दे। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो क्या है, सेक्शन 57 के अंदर स्पेसिफिक प्रावधान कर रखा है किस बात को लेकर कि यहाँ पर LI का मतलब क्या होगा, 20 साल। ठीक है, लॉजिक के साथ कनेक्ट करना है आपको। अब एग्जाम में थोड़ा मैथमेटिकल सवाल भी पूछा जा सकता है। जब मैंने आपको 511 बताया है तो मान के चलो 511 में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जहां की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है, वेयर नो अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन एक्सप्रेस। अब ये फाइन की बात कर रहा है, तो फाइन के केस में अगर कोई भी अमाउंट स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो फाइन कितना होना चाहिए? तो वहां पर हम जब जाएंगे तो 63 के अंदर अमाउंट ऑफ फाइन के बारे में प्रावधान, अमाउंट फाइन, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि 63 बताता है कि जो अमाउंट ऑफ फाइन है वो अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं हो सकता, असीमित हो सकता है लेकिन अत्यधिक नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन पढ़ोगे, यहाँ लिखा हुआ एक्सेसिव, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा लिमिटेड अप टू सम एक्सटेंट, ऐसा तो कोई शब्द यूज नहीं किया गया। अनलिमिटेड ये यूज किया गया, नन ऑफ द तो होगा नहीं, तो ये आंसर तो आएगा ही आएगा। सिर्फ इसलिए कि सर इसके पीछे नॉट एक्सेसिव नहीं लिखा हुआ है इसलिए आंसर नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं। अनलिमिटेड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है आपको। पहला, आरोप को सीआरपीसी की धारा 2B में एक्सप्लेन कर रखा है, ये तो सही बात है। 2B के अंदर आपको चार्ज के बारे में समझा रखा है। दूसरा, द चार्ज शुड बी क्लियर और स्पेसिफिक, चार्ज जो है वो अपने आप में स्पष्ट होना चाहिए और विशिष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ये भी बात करेक्ट है। दूसरा, इट मस्ट रेफर टू द सेक्शन ऑफ आईपीसी, इसके अंदर आईपीसी के उन सेक्शन का जिक्र होना चाहिए, बिल्कुल ये बात भी करेक्ट है। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये सारी बातें आपको सेक्शन 211 में दे रखी है। रेंज, रेंज का एक मेथड मैं हमेशा अपनी क्लास में बताता हूँ, 211 से 224 का एक रेंज पकड़िए, चार्ज के बारे में सारी बातें आ जाएगी। ध्यान रखना, चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि 211 से 224 के अंदर के सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जजमेंट राइटिंग का मेन हिस्सा जो है वो चार्ज होता है भैया। The soul of judgment writing in criminal matter is charge framing। अगर आपने चार्ज ढंग से फ्रेम किए तो मान के चलिए जजमेंट राइटिंग का आधा काम हो गया है। समझ रहे हो आप इस चीज को? ओके, तो 3 आंसर सही है, मैं इनकरेक्ट ढूंढना था, यहाँ तो ऑटोमेटिकली चौथा आंसर आ ही गया है। फिर भी क्या है, पढ़ लेते हैं। नो नीड टू राइट द चार्ज इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, नहीं, 211 के सब सेक्शन 7 में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि चार्ज जो हमेशा कोर्ट की लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पर नया काम, कोर्ट की लैंग्वेज के संबंध सारे सेक्शन को इकट्ठा कर सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अगला सवाल हमारा नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 6, बड़ा सा आसान सा सवाल है। सेक्शन 6 में क्या एक्सप्लेन किया गया है, सेक्शन 6 में क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड दे रखे हैं, लेकिन पूछा जाए कितने क्लासेस दे रखे हैं तो आंसर 4 नहीं। ध्यान रखना, हाई कोर्ट भी अपने आप में क्रिमिनल कोर्ट होता है। पैराग्राफ में लिखा हुआ है इन एडिशन टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा कौन कौन से कोर्ट होंगे, सेशन कोर्ट, जेएम फर्स्ट, जेएम सेकंड और एग्जीक्यूटिव कोर्ट तक को भी क्या किया गया है, क्रिमिनल कोर्ट की डेफिनेशन में कवर्ड किया गया है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो आपका सेक्शन 6 है या कहिए चैप्टर 2 है और चैप्टर 3 है और चैप्टर 4 है, इन सबको एक साथ पढ़ा जाए तो भैया मजा कुछ और है। इन 3 चैप्टर्स को आप एक साथ पढ़िए और फिर देखिए किस तरीके से यहाँ पर एलोब्रेशन होता है। और सिर्फ इनको ही नहीं, इंटर ट्रांसफर कोड जो होते हैं, जो मामले 2 कोड के बीच में ट्रांसफर होता है, वो भी हमें इनके साथ में कनेक्ट करके पढ़ने चाहिए। खैर आगे आते हैं, सेक्शन 18, जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, एसपीपी, जो अधिवक्ता होता है उसको कितने साल का अनुभव चाहिए होता है, कितने साल का मिनिमम अनुभव होना चाहिए। तो एसपीपी के लिए ध्यान रखना, स्पेशल है तो स्पेशल के लिए 10 साल का प्रावधान होता है। कितना, 10 साल का, ये तो दे रखा है सवाल के अंदर। अब पूछ रहा है कि कौन से सेक्शन में दे रखा है। अब इतना तो हमें पता है कि भैया 24 के अंदर है, लेकिन कई बार क्या होता है 24 के साथ सब सेक्शन भी लिख लेता है। तो आज आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। ये जो 24 का 7 है ना, 24 के 7 के अंदर 7 साल का अनुभव चाहिए होता है, और 7 साल का अनुभव एपीपी या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, याद रखोगे इस पॉइंट को। इस 7 के अंदर, क्लॉज 7 में 7 साल का अनुभव चाहिए होता है एपीपी को। कई बार बच्चों वाली ट्रिकें भी एग्जाम में याद रह जाती है। ओके, वैसे इसका आंसर तो 24 का 8 है,
24 के 8 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात दे रखी है, बट यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि एक तो होता है पीपी यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, एक होता है एडिशनल पब्लिक या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी, एक होता है आपका एसपीपी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक होता है आपका डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अरे इन चारों को एक साथ पढ़ो, एक साथ पढ़िए, इनको बहुत जरूरी है। चलिए अगला सवाल, यदि किसी केस के अंदर एक मुकदमे में इन वन ट्रायल इस एक्यूज को कन्विक्ट किया गया और उसको पनिश किया गया, कितने ऑफेंस के लिए? 2 ऑफेंस के लिए, 2 ऑफेंस के लिए उसको क्या किया गया? पनिश किया गया। ठीक है, तो सेक्शन 31 सीआरपीसी कल हमने पढ़ा था, कल एक सेक्शन 71 का सवाल आया था, मैंने कहा था 31 और 71 एक आईपीसी का है और एक आपके सीआरपीसी का है, दोनों भाई भाई हैं जिनको अलग अलग बैरेक में रखा गया है। तो वहां पर ये जो इम्प्रिजमेंट है, इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी भी तरह का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिया गया है, तो उस केस में किस तरीके से इनकी पनिशमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा? तो यहां पर जो पनिशमेंट है वो वन आफ्टर अनदर, यानी कि क्रमवर्ती कॉन्जिक्यूटिवली चलती हैं जब तक कि कॉन्करेंट चलने का कोई स्पेशल डायरेक्शन वहां पर नहीं दिया जाए। तो आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट वन होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें आपको और भी जाननी चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव है, मान लो एक ऑफेंस की सजा 7 साल, दूसरे ऑफेंस की सजा 6 साल, 7 और 6 कितने हो गए? 13 साल हो गए। अब एक सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 13 साल की सजा पास कर रहा है, तो ये क्या इलीगल नहीं हो रहा है? ये मेरा सवाल है आपकी तरफ से, जाके वापस ये सेशन खत्म होने के बाद सीआरपीसी का बैरियर उठाना और जरूर देखना। तो कुछ डाउट खुद क्रिएट करो, खुद क्रिएट करोगे, इसको कहते हैं सेल्फ क्रिएशन। देखो डाउट क्रिएट करना भी एक कला होती है, ध्यान रखना, ये भी हर एक के पास नहीं होती है। ये स्टेटमेंट उन कैंडिडेट्स के लिए है जो जनरली रिकरिंग सवाल पूछा करते हैं, लेकिन सवाल हमारा लॉजिकल भी होना चाहिए। अपने द्वारा क्रिएट किए गए डाउट का पहले आंसर खुद के लेवल पर ढूंढो, खुद के लेवल पर नहीं मिले तो हमें अदर सोर्स को फॉलो करना चाहिए। खैर, तो ये बात होगी सेक्शन 19 के क्वेश्चन 19 के बारे में। अगला सवाल है, इनको सुम्मिलित कीजिए। यहां पर हो सकता है आपको ये वाला पोर्शन एबीसीडी इंग्लिश के नहीं दिख रहे हो, कोई बात नहीं, मैं आपको इसको कंप्लीटली पढ़ के बता देता हूं। 4 आपको स्टेटमेंट, चारों को मैच करना है। बेसिकली ये जो सवाल पूछे गए हैं, ये सवाल आपके सेक्शन 28 और 29 के अंदर बड़े आसान से सवाल है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्रिमिनल कोर्ट कितनी सजा पास कर सकता है। स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अब देखिए 28 और 29 में कहीं पर भी इसकी स्पेसिफिक शब्द को यूज करते हुए पनिशमेंट नहीं बताई गई है। स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो इसका कहां से मतलब निकालोगे? अब जो कहने वाला हूं ध्यान से सुनना। इस तरह के सवाल जब मान लीजिए एग्जाम में पूछा गया होता है, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपका इसका आंसर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये है, इसका आसान सा तरीका ये है कि विशेष महानगर मजिस्ट्रेट आपके सेक्शन 18 में है। सेक्शन 18 के तहत पावर देने का काम कौन करता है? वहां पे संबंधित हाईकोर्ट करता है। पावर दी जाती है 32 के अंदर, तो 32 से 18 में पावर मिलेगी। और 18 का लास्ट क्लॉज दे रखा है कि स्पेशल जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, इसको वो पावर दी जा सकती है जो किसके पास होती है? जेएम फर्स्ट के पास। और जेएम फर्स्ट कितनी दे सकता है? 3 साल। तो यहां पर जब ये पूरा 3 सेक्शन 18 को 32 को इसके साथ कनेक्ट करेंगे 28 और 29 के साथ में, जब इन चारों सेक्शन का कनेक्शन जुड़ेगा तब जाके कहीं पर हमें एक आंसर पता चलेगा कि विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, यानी कि इसको क्या कहा जा सकता है? इसको कहा जा सकता है जेएम फर्स्ट। और जब जेएम फर्स्ट आपके सामने रखा है तो आप फटाक से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जेएम फर्स्ट तो 3 साल की सजा दे सकता है। तो क्लॉज 1 का 3 कहां पर आ रहा है? क्लॉज 1 का 3 सिर्फ इन 2 ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्शन तो हमारे लिए हट गए। देखो इस तरह के सवालों को ट्रिक से एक स्मार्ट तरीके से सॉर्ट आउट करना है। एक का भी आंसर आपको पता है तो कम से कम 4 विकल्प में से 2 विकल्प तो हट गए, ये दोनों 3-3 यहां पर ये तो करेक्ट हो ही रहा है। आगे बढ़ते हैं। सीए में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जो होता है कितनी सजा दे सकता है? तो वो सजा दे सकता है 7 साल की। तो बी का आंसर 1 कहां पे आ रहा है? बी का आंसर 1 आ रहा है यहां पर, बी का आंसर 1 यहाँ पर आ रहा है। तो कहीं की ये ऑप्शन भी हमारे लिए हट चुका है, ये ऑप्शन करेक्ट है। आप चाहो तो उसको आगे कंफर्म कर सकते हो। जेएम सेकंड कितना दे सकता है? 1 साल का, तो सी का आंसर
4 कहाँ आ रहा है, तो सी का आंसर 4 यहीं पे आ रहा है, ये भी करेक्ट है। और लास्ट में एडिशनल जो असिस्टेंट सेशन जज कितनी सजा दे सकता है, 10 साल तक की सजा दे सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमें ये वाले सवाल, इस तरह के सवाल सॉल्व करते में थोड़ा सा अटेंशन आपका विशेष रहना चाहिए। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा 4th वन। चलिए 21 है कि जो एडिशनल सेशन जज होता है वो निम्न दंडादेश पारित कर सकता है। मतलब कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है, तो एडिशनल सेशन जज के पास वही पावर होती है जो एक सेशन जज के पास होती है। और सेशन जज कोई भी सजा पास कर सकता है, किसी भी तरह की सजा पास कर सकता है, लेकिन अगर डेथ सेंटेंस है तो हाई कोर्ट से कंफर्म करवानी पड़ती है 28 में। तो जब 28 पढ़ोगे, तो ध्यान रखना, अगर आपने इसको 366 से लेकर 371 तक कनेक्ट नहीं किया तो मान के चलो कि आपका काम क्या रहे, अधूरा है। ये लिंकिंग भी करना बहुत जरूरी है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर, सीआरपीसी फिर के कौन से सेक्शन, कौन सी प्रोविजन में ये प्रावधान किया गया है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। तो ये हम पढ़ चुके हैं, सेक्शन 30 के अंदर क्या रखा है, इस तरह के प्रावधान दे रखे हैं। ओके, सेक्शन 30 वापस वही पुरानी बात कहूंगा, आईपीसी से जोड़िए, 65 67 सीधा कनेक्शन वहां से जुड़ेगा। ओके, अगला सवाल है, प्रत्येक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो जेएम फर्स्ट होता है वो कितना फाइन लगा सकता है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं 50,000, अरे भाई आपको स्टेट वाइज नहीं देखना है, सीआरपीसी में कितना दे रखा है, तो सीआरपीसी में 10,000 दे रखा है, वही आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी में जुवेनाइल किशोरों के मामले में अधिकारिता प्रदान प्रावधान कौन करता है, कौन सा सेक्शन है जिस पर हम डील करता है, तो वहां पर वो सेक्शन है 27। जब आप 27 को पढ़ोगे तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, या फिर जो चिल्ड्रन है, आज के टाइम में जो जेजे एक्ट के तहत जो जेजे भी बना हुआ है वो अपने आप में एक चिल्ड्रन कोर्ट की तरह डील करता है, ध्यान रखना, वहां पर वो इस तरह के प्रावधानों को डील कर सकता है। तो सेक्शन 27 का ही लिंक्स किससे कनेक्ट होता है, हमारे जेजे एक्ट से। तो जब आप जेजे एक्ट पढ़ो तो आपको सेक्शन 27 सीआरपीसी की बात भी पता होनी चाहिए। खैर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th। और आज के सेशन का लास्ट सवाल है कि सीआरपीसी की तरह 10 साल की कैद की सजा निम्न में से कौन दे सकता है, ऐसी शक्तियां किसके पास हैं। जेएम फर्स्ट तो सिर्फ 3 साल की दे सकता है, आंसर नहीं होगा। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल की दे सकता है, ये भी आंसर नहीं होगा। असिस्टेंट सेशन जज यस, और कोर्ट ऑफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वो भी नहीं दे सकता। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, असिस्टेंट सेशन जज रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक चीज और जाननी है, वो ये जाननी है कि आपको सेशन के बीच में, एडिशनल सेशन के बीच में लिंक पता होना चाहिए, सेशन है या फिर आपका एडिशनल सेशन है या फिर आपका असिस्टेंट सेशन है, इनके बीच में लिंक पता होना चाहिए। तो सिर्फ आपको सेक्शन 28 तक खुद को सीमित नहीं रखना है, यहाँ पर आपको सेक्शन 9 और 10 भी साथ साथ देखने हैं। यहाँ पर आपको सेक्शन 193 और 194 भी साथ साथ देखने हैं, और यहीं पर आपको सेक्शन 409 भी देखना है। तो ये इस तरीके से, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है, मैं आपको सारी बातें इस टेस्ट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा किसी भी कारणों से, क्योंकि टाइम लिमिटेशन होता है। लेकिन यहां पर आपको यह जानना जरूरी है कि अगर आप सीआरपीसी की सारी बातों को इस तरीके से लिंक नहीं कर पा रहे हो तो कहीं कहीं हमें जरूरत है, किस बात को लेकर हमें जरूरत है, इस बात को आइडेंटिफाई करने की कि क्यों ना हम उस अप्रोच को डेवलप करें जिसके माध्यम से इन चीजों को किया जा सकता है। तो ये सारी बातें थी इस संबंध के अंदर। मैं सिर्फ आपसे इतना चाहता हूं, पहली बात, ये जो तैयारी के तरीके मैं बता रहा हूं, अपनी लाइफ में अगर आपको उचित लगे इनको फॉलो करना। देखो, नया मेथड मिलता है, सीखने का प्रयास करना चाहिए। अगर पिछले 2-3 अटेम्प्ट दे दिए हैं लेकिन किसी भी कारण से आप लाइफ उसमें सक्सेस नहीं कर पाए, इट्स ओके, कोई बात नहीं। जो हारता है वही तो एक दमदार उड़ान भरता है, ध्यान रखना। अगर शेर होता है ना, शेर अगर 2 कदम पीछे हट रहा है तो मान के चलना उसकी छलांग अगले 4 कदम से भी ज्यादा होने वाली है ना। यहाँ पर 4 कदम कितने बड़े हो सकते हैं ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इन चीजों को आपको फॉलो करना है, ध्यान रखना है। इस टेस्ट सीरीज का जितना से मैक्सिमम फायदा होता है उतना उठाइए, जितना अपने जो दोस्तों शेयर कलीग्स हैं उनके बीच में शेयर कर सको कीजिए, नुकसान नहीं होगा, ध्यान रखना। लॉ ऐसी चीज है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, हमेशा ध्यान रखना। आप कभी भी ये मान के चल रहे हो कि ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा है मैं उसको नहीं बताऊंगा, अरे नहीं, आप खुद के साथ अन्याय कर रहे हो। हमारे तो शास्त्रों में भी कहा हुआ है ना, सरस्वती के ज्ञान की बड़ी बात जो बात
बांटे त्यों त्यों बड़े, नहीं बांटोगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको इस चीज का। चलिए, तो मुस्कुराते रहिएगा और साथ ही साथ में अपने लॉ के पार्ट को, अपने जुनून को, अपने सपने को भी जिंदा रहने देना। कोरोना भागेगा, नो डाउट भागेगा, लेकिन ये हमारे धैर्य की परीक्षा भी है ना। तो आपको क्या करना है, इस चीज के साथ साथ अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना है उन चीजों के अंदर भी जहां पर आप एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हो। इसी के साथ बस ये चीजें हैं। अब लास्ट में मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कल मॉर्निंग 9 बजे आपका ये टेस्ट, थर्ड टेस्ट, तीसरा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेंड करना। शाम को 7 बजे टेस्ट डी लिंक हो जाता है, हट जाता है वहां से। ठीक है, तो आपको इस टाइमिंग के दौरान कोई भी एक टाइम सुटेबल आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं आपको टाइम शेड्यूल आपको वापस दिखा देता हूँ, क्या टाइम शेड्यूल रहेगा आगे के टेस्ट का। शुरुआत के 4 टेस्ट सीआरपीसी आईपीसी के दौरान चलेंगे, उसके बाद में अगले टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और एविडेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, देन आफ्टर आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का हिस्सा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी आपसे कल इसी समय को। अगर आपके दिल तक मेरी बात पहुंची है तो दोस्तों एक लाइक करना और इस चीज को, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि जिनको इनकी जरूरत है वहां तक ये सारी बातें पहुंच सके। इसी के साथ थैंक यू सो मच।